सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग के फैसले पर एनडीए में मचे घमासान की। कोर्ट से राहुल गांधी की बड़ी जीत की। देखेंगे यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा को मिली राहत को, शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी को, जानेंगे अपने ही राज्यपाल के बयान से कैसे घिरी बीजेपी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनसीपी शरद गुट को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, शशिकांत शिंदे बने महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष, जयंत पाटिल के लिए जगह। टेस्ला ने भारत में खोला पहला शोरूम, विनफास्ट ने 27 शहरों में की डीलरशिप और बुकिंग की शुरुआत। नई ईवी नीति से टेस्ला विनफास्ट को टैक्स में बड़ी राहत। अपनी ही सीट से बायोमेट्रिक पिन या कार्ड से अटेंडेंस लगा सकेंगे सांसद। मॉनसून सत्र से शुरू होगी ये डिजिटल सुविधा, साथ ही 13 भाषाओं में सुन सकेंगे सदन की कार्यवाही। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 317 अंकों की बढ़त के साथ 82,570 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 113 अंकों की बढ़त के साथ 25,195 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में इस समय वोटिंग लिस्ट को ठीक किया जा रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जिसे लेकर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था। एनडीए के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के नेताओं की तरफ से भी आपत्तियां जताई जा रही थी, और जैसे ही खबर सामने आई कि अब पूरे देश में एसआईआर की तैयारी है, उसके बाद एनडीए के दूसरे सहयोगी भी नाराज हो गए हैं। एसआईआर के नाम पर जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, उसने सभी को डरा दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान चल रहा है और इसे लेकर तमाम खामियां सामने आ रही हैं। वोटर कार्ड के एपिक नंबर को लेकर तो पहले से ही चुनाव आयोग सवालों में था। आरोप लग रहे थे कि एक ही एपिक नंबर पर अलग अलग राज्यों में मतदाता रजिस्टर्ड हैं। लेकिन बिहार में तो एक ही घर के पते पर एक ही एपिक नंबर पर दो मतदाताओं और कई बार 3 मतदाताओं के नाम हैं। ऐसे में वोटर कंफ्यूज है कि अगर वो बीएलओ की तरफ से जो गणना प्रपत्र दिया गया है उसमें एक ही एपिक नंबर डालेगा तो कहीं वोट रद्द तो नहीं हो जाएगा। गणना प्रपत्र जमा कराने के नाम पर रिश्वत लिए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया सवालों में है। विपक्ष का डर भी सामने आ रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा था कि एसआईआर के नाम पर अति पिछड़े दलित और आदिवासियों के वोट काटने की साजिश हो रही है। करीब 2 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे और चुनाव आयोग ने भी संकेत दे दिया है कि कम से कम 30 लाख वोट तो कटने वाले हैं। ये शुरुआती आंकड़ा है, आखिर में ये संख्या काफी ज्यादा होने वाली है। चुनाव आयोग का दावा है कि 88% से ज्यादा गणना प्रपत्र वापस आ चुके हैं। वोटिंग लिस्ट में जिन लोगों के अभी नाम हैं, उनमें से 10.5 लाख लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो 14.5 लाख लोग स्थायी तौर पर दूसरी जगह चले गए हैं। चुनाव आयोग के दावे पर इंडिया गठबंधन ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि कई लोगों को गणना प्रपत्र मिले ही नहीं हैं। तमाम खामियां सामने आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग का आंकड़ा दूसरी कहानी बता रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे मामले में बीजेपी एनडीए में ही अलग थलग पड़ती दिख रही है। एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी ने एसआईआर पर आपत्ति जताई है। टीडीपी सांसद लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य केवल वोटर लिस्ट में सुधार और नए मतदाताओं को शामिल करना होना चाहिए, न कि नागरिकता का सत्यापन। इस अभियान को नागरिकता वेरिफिकेशन समझा जा रहा है। ऐसे में लोगों में डर का माहौल भी है। चुनाव से 6 महीने पहले इस तरह की प्रक्रिया शुरू करना सही नहीं है। यानी जो सवाल इंडिया गठबंधन कर रहा है, वो ही बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोगी भी अब कर रहा है। सहयोगियों ने ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो राहुल गांधी के लिए राहत की खबर सामने आई है। उन्हें भारतीय सेना पर दिए गए एक बयान के मामले में जमानत मिल गई है। दरअसल राहुल गांधी कोर्ट में चल रही सुनवाई में लगातार गैर हाजिर चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने राहुल को 20-20 हजार की 2 जमानतें दाखिल करने के निर्देश के साथ जमानत दे दी। 15 जुलाई को राहुल गांधी ने एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सरेंडर किया और जमानत याचिका दाखिल की। दरअसल ये मामला 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए उनके बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र किया था। राहुल ने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई पर एक सवाल नहीं पूछेंगे। इस बयान पर सीमा सड़क संगठन के रिटायर्ड निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने मानहानि का परिवाद दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई। बताते चले कि इस मामले में राहुल 5 सुनवाइयों में गैर मौजूद रहे, लेकिन मई 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज होने के बाद अब 15 जुलाई को वो कोर्ट में पेश हुए।
विपक्ष ने इस मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। खैर, जमानत मिलने के फैसले को राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तो राहत यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा को भी मिल गई है। निमिषा को सूली पर लटकाने के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की गई थी। हालांकि इसे रोकने के लिए सरकारी कोशिशें हो रही थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। इस बीच भारत के ग्रैंड मुफ्ती आगे आए और उनकी निमिषा को बचाने की कोशिश रंग लाई। तो क्या अब निमिषा को नहीं मिलेगी सजा? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यमन की जेल में बंद निमिषा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। निमिषा को सूली पर लटकाने की सजा को फिलहाल टाल दिया गया है। उन्हें यमन में 16 जुलाई को सजा दी जानी थी। भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंचपुरम AP अबूबकर मुस्लियार निमिषा को बचाने के लिए आगे आए और उनकी मेहनत रंग लाई। निमिषा को सूली पर लटकाने की सजा टल गई है। अभी के लिए ये तारीख पोस्टपोन कर दी गई है। ग्रैंड मुफ्ती निमिषा के लिए मसीहा बनकर आए हैं। निमिषा प्रिया को सजा से बचाने के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी। कहा जा रहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बचाना मुश्किल है। इस बीच ग्रैंड मुफ्ती कंचपुरम AP अबूबकर मुस्लियार आगे आए। उनकी कोशिश ने यमन के सूफी धार्मिक नेता शेख हबीब उमर को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। ग्रैंड मुफ्ती के अनुरोध पर यमन में निमिषा को माफी देने पर विचार विमर्श किया गया। शेख हबीब के प्रतिनिधि हबीब अब्दुर्रहमान अली मशहूर ने उत्तरी यमन में एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें यमन के आपराधिक न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, मृतक तलाल के परिवार के सदस्य और स्थानीय कबायली नेता शामिल हुए। बैठक में समझौते की रूपरेखा पर बात हुई। मुस्लिम धर्मगुरु ने बैठक में पीड़ित के भाई को ब्लड मनी के बदले 2 प्रस्तावों में से किसी एक पर विचार करने के लिए कहा। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि आप ब्लड मनी ले लीजिए और इसके बदले या तो क्षमादान दे दीजिए या उसकी सजा को कम कर दीजिए। परिवार और उनके समर्थकों की तरफ से करीब 8.5 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था अभी की गई है। अगर अब्दो मेहदी का परिवार इससे ज्यादा चाहता है तो वो भी उसे दिया जाएगा। जिसके बाद से सबकी नजरें इसी बात पर टिकी थी कि क्या निमिषा की जान बच पाएगी, और अब खबर आ रही है कि उनकी सजा को टाल दिया गया है। एक तरफ जहां निमिषा के मामले में राहत की खबर सामने आई है, तो दूसरी तरफ शुभांशु शुक्ला की धरती पर सकुशल वापसी ने भी सभी चिंताओं को दूर कर दिया है। एक्सियोम 4 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य लोग अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 18 दिन बिताने के बाद भारत लौट आए हैं। कैलिफोर्निया के तट पर उनकी लैंडिंग सफल रही, जिसके बाद देश में जश्न का माहौल दिखाई दिया। तो क्या है पूरी खबर? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी हो गई है। एक्सियोम 4 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन की यात्रा के बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। कैलिफोर्निया के तट पर उनकी लैंडिंग सफल रही। स्पेसक्राफ्ट लगभग 22.5 घंटे की यात्रा करके कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में 3 बजे के करीब उतरा। शुभांशु ने अपने इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष में करीब 18 दिनों का समय बिताया। उनकी ये यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ लौटा है। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। पीएम मोदी समेत पूरे देश ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया कि मैं पूरे देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से अब पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अब उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल ढलने के लिए 7 दिनों तक फ्लाइट सर्जन के सुपरविजन में रखा जाएगा। बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री 26 जून को ISS पर पहुंचे थे। शुभांशु का ये मिशन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये साल 1984 के बाद अंतरिक्ष जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। शुभांशु के इस मिशन के जरिए 2027 में मानव अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में मदद मिलेगी। शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी हर तरफ सुर्खियों में है, तो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान देकर राजनीति को गरमा दिया है, क्योंकि उनके बयान ने अपनी ही सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद एक बार फिर विपक्ष को मौका मिल गया है और अब वो मोदी सरकार को घेर रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया जिससे अब मोदी सरकार ही सवालों में घिर गई है। दरअसल उनके बयानों ने विपक्ष के उन तमाम आरोपों की पुष्टि कर दी जो विपक्ष की तरफ से, खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं। विपक्ष और गैर बीजेपी शासित सरकारें ये आरोप लगाती हैं कि राज्यपाल मोदी सरकार की कठपुतली की तरह काम करते हैं। बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां वो राज्यपाल के जरिए कंट्रोल रखती है। अब इन तमाम आरोपों पर मोहर तब लग गई जब कटारिया ने कहा कि हमको भी दिल्ली से कोई कुछ कहेगा तो हमें भी उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। पंजाब सरकार के साथ उनके संबंधों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर एक की अपनी अपनी पार्टी की मजबूरियां होती हैं। आज कोई हमको भी दिल्ली से कुछ कहेगा तो हमें भी उसको स्वीकार करना होगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे राज्यपाल रहते हुए कभी मुख्यमंत्री भगवंत मान से टकराव नहीं हुआ। वो पूरा सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूँ। अब कटारिया के इस बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है और सरकार की मुश्किल बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी के अपने नेता ने पार्टी की पोल खोल दी। गुलाब चंद कटारिया राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री हैं। वो राजस्थान में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। राज्यपाल के बयान से बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, तो सवालों में भारत की एयरलाइंस कंपनियां भी गिरती दिखाई दे रही हैं। इसे लेकर आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में भारतीय विमानन सेवाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में 5 सालों में फ्लाइट्स में आई टेक्निकल खामियों को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। तो क्या कुछ लिखा है इस रिपोर्ट में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। आरटीआई में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने भारत की विमानन सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 5 साल में भारत में 65 फ्लाइट्स के इंजन उड़ान के दौरान या टेक ऑफ के समय बंद यानी शट डाउन हुए, यानी हर महीने औसतन एक विमान का इंजन फेल हुआ। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए से आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी मामलों में पायलट एक इंजन के सहारे विमान को नजदीकी एयरपोर्ट तक सुरक्षित लाने में सफल रहे। आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ कि 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2025 के बीच 17 महीनों में 11 फ्लाइट्स में मेडे कॉल आई, जिसमें तकनीकी खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग की मांग की गई। इनमें से 4 फ्लाइट्स ने हैदराबाद में लैंडिंग की। आरटीआई रिपोर्ट में 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त बोइंग ड्रीमलाइनर और 19 जून को इंडिगो की गुवाहाटी चेन्नई फ्लाइट शामिल नहीं है, जिसे ईंधन की कमी के कारण डाइवर्ट करना पड़ा था। ये खुलासा भारतीय विमानन सुरक्षा पर सवाल उठाता है और इंजन फेलियर की बढ़ती घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत को दर्शाता है। डीजीसीए और एयरलाइन को इन तकनीकी खामियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारतीय उड़ानों पर खतरा मंडरा रहा है, तो खतरा ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भी देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त से सीजफायर चल रहा है, लेकिन इसे लेकर अब ईरान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी रक्षा मंत्री का कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भले ही ईरान इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग नहीं रुकी है। आज भी दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खुफिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए यह कहा जा रहा है कि यह जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक बड़ी जंग की तैयारी के लिए रुक गई है। इस बीच ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह का बड़ा बयान सामने आया है। तुर्की के रक्षा मंत्री से फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा, इस्लामी गणराज्य को इजराइल के साथ मौजूदा युद्ध विराम पर भरोसा नहीं है और उससे नए सिरे से युद्ध की आशंका बनी हुई है। हम क्षेत्र में युद्ध और असुरक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन हम किसी भी आक्रामक कार्रवाई का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिससे दुश्मन को खेद होगा। इस बीच ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो तब तक अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत नहीं करेगा जब तक अमेरिका की तरफ से यह भरोसा नहीं दिया जाता कि बातचीत के बीच ईरान पर हमला नहीं होगा। पिछली बार अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। 5 दौर की बातचीत हो चुकी थी। 15 जून को ओमान पर 6वें दौरे की बातचीत जारी थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। उसके कई सैन्य कमांडर, वैज्ञानिकों की जान ले ली, जिसके चलते 12 दिनों तक दोनों देशों के बीच जंग चली। ऐसे में ईरान बातचीत तभी शुरू करने के पक्ष में है जब अमेरिका की तरफ से वादा किया जाए कि बातचीत से पहले ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची के रिवीजन को लेकर अब बीजेपी बहुत परेशान दिखाई दे रही है। उसके 52,000 से ज्यादा मतदाता अभी तक 73,000 मतदान केंद्रों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं।